आलो। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप कर सकते हैं डॉक्टर साहब। सॉरी सर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपके बेटे ने ड्रग का ओवरडोज ले लिया है, ऊपर से उसने जहर भी खा लिया है। तब तक ही जिंदा है जब तक उसकी बॉडी में ड्रग मौजूद है। तो मैं आपको ड्रग्स ला के देता हूँ डॉक्टर साहब। आप कैसी बात कर रहे हैं आप? ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है और हमसे जो बन पा रहे वो तो कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक सन 2017 में 53 मिलियन नए लोग नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हुए, जबकि 35 मिलियन लोग पहले से ही ड्रग्स लेने के दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं। यही संख्या सन 2013 में 28 से 38 मिलियन के बीच में थी। यानी हर आने वाले वर्ष में नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या विकराल होती जा रही है। सन 2017 में आए आंकड़े 2016 में अनुमानित संख्या से 50% अधिक थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा इसलिए हुआ कि 2017 में पहली बार दुनिया के 2 अत्यधिक घनी आबादी वाले मुल्क भारत और नाइजीरिया में बेहतर तरीके से किए गए सर्वे को शामिल किया गया था। 2017 में 5,85,000 लोग नशीले पदार्थों के सेवन से मरे। इसे यदि दूसरे तरीके से देखा जाए तो समझिए कि स्वस्थ जिंदगी के 42 मिलियन वर्ष नष्ट हुए। इंजेक्शन द्वारा नशा लेने वाले 11 मिलियन लोगों में से आधे से अधिक हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं और इनमें से 1/8 HIV के शिकार हैं। भारत में हजारों लोग हर साल नशे के कारण होने वाली बीमारियों से मरते हैं और हजारों नए लोग इसके आदी होते जाते हैं। अवैध ड्रग्स का कारोबार भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त हो रही है। भारत में लगभग 8 करोड़ लोग ड्रग्स ले रहे हैं। इनके द्वारा ली जाने वाली अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, गांजा, हशीश, कोकेन, मिथाक्लाओन, LSD, एसिटिक एनहाइड्राइड और एम्फेटामिन आदि शामिल हैं। सन 2015 में भारत में नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट NDPS के तहत 50,796 केस दर्ज किए गए। गुजरात राज्य में ड्रग्स मुख्यतः कच्छ से मिलने वाली पाकिस्तान की सीमा के उस पार से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कश्मीर और नेपाल से लाई जाती है। गुजरात में सन 2016 से लेकर जून 2020 तक 18,75,16,315 रुपए का गांजा, 52,41,705 रुपए की अफीम, 9,94,37,515 रुपए की चरस, 6,80,40,40,61,404 रुपए की हेरोइन या ब्राउन शुगर और 2,82,96,40,028 रुपए की सिंथेटिक ड्रग पोशादोदा पकड़ी गई है। प्रतिवर्ष यह आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। सन 2016 में जहां करीब 2,75,00,000 की हेरोइन और ब्राउन शुगर पकड़ी गई, वहीं 2017 में यह आंकड़ा 500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का था। नशे के व्यापार से जुड़ी बेशुमार और आसान दौलत बहुत से लोगों को इस धंधे में खींच लाती है। दुनिया में ड्रग्स का धंधा लगभग 27 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का है। इस काले व्यापार का एकमात्र उद्देश्य लोगों को ड्रग की लत लगाकर बर्बादी की गर्त में धकेल स्वयं पैसा बनाना है। दुनिया के ज्यादातर आतंकवादी संगठन ड्रग्स के पैसों पर ही पनपते और चलते हैं। जहां तक नारकोटिक्स के समस्या का सवाल है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है और अलग अलग रूट से नारकोटिक्स हिंदुस्तान में आता है। नारकोटिक्स एक कितनी खराब चीज है कि इससे पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि पंजाब में पूरा एक समाज में जिस तरह से कुप्रभाव नारकोटिक्स का पड़ा है, उसको सुधारने में बहुत प्रयास सरकार को और पुलिस को करना पड़ रहा है। गुजरात का जहां तक सवाल है, यहाँ पर कानून का अमल बहुत सख्ती से होता है। इसके बावजूद भी कभी कभी इस तरह की चीजें सुनाई पड़ती हैं और पुलिस उनके केसेस करती है। कई सारी ये भी सुनाई पड़ता है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस में कभी कभी इसका प्रयोग खास करके विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत जरूरी है, शैक्षणिक संस्थानों के लिए जानना जरूरी है कि नारकोटिक्स जो है उनके लिए बहुत ही खराब है। इसीलिए हम शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रचार प्रसार का कार्यक्रम रखते हैं। शपथ ग्रहण समारोह
आयोजित करते हैं जिसमें लोग नारकोटिक्स न इस्तेमाल करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। जो कानून है नारकोटिक्स से संबंधित वो बहुत ही सख्त कानून है और उस सख्त कानून का अमल पुलिस करती रहती है, लेकिन सिर्फ कानून के अमल से यह जो प्रथा है वह दूर नहीं होगी। इसके लिए पुलिस, समाज को और भी जो एजेंसीज हैं जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, बीएसएफ है, दूसरी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, सबको साथ मिल करके काम करना होगा और एक सामाजिक मुहिम चलानी होगी, सामाजिक आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा नारकोटिक्स के खिलाफ, और तभी हम इसको रोकने में सफल होंगे। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने आतंकवाद की लड़ाई में, जैसे तालिबान है अफगानिस्तान का, वो नारकोटिक्स को इस्तेमाल करता था अपनी फाइनेंसिंग के लिए। तो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा और आतंकवाद के साथ साथ नारकोटिक्स जो जुड़ाव है उसके खिलाफ हमें जरूरी प्रयास। ड्रग्स या नारकोटिक्स यही वस्तु ड्रग्स या नारकोटिक्स की समस्या से आज देश की युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। ये ऐसी बुरी आदत है कि एक बार नई पीढ़ी को ये लत लग गई तो पूरी की पूरी पीढ़ी ही बर्बाद हो जाएगी। इस मायने में यह समस्या देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस समस्या से हमारे स्कूल भी अब अछूते नहीं रह गए हैं। जिन बच्चों को नशे की लत लग चुकी होती है उनको नशे के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसे न मिलने पर वो कोई भी क्राइम कर सकते हैं। यदि हम आज नहीं संभले तो हमारे सामने आने वाली पीढ़ियों के पूरी तरह से बर्बाद हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। नशे की आदत एक आदत सिगरेट से शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ लोग बस यही नहीं रुकते। एहसास नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर श्री सच्चिदानंद यादव जी ने हमें बताया, पहला जो होता है वो स्टेप होता है वो होता है सिगरेट, क्योंकि कोई भी ड्रगिस्ट जो होता है वो सिगरेट के थ्रू ही नशा करता है। जैसे आप ड्रग्स में ले लेते हैं स्मैक ले सकते हैं आप, स्मैक का जो नशा वो सिगरेट के थ्रू ही होता है। सिगरेट का जो रैपर हो उसके अंदर निकाल कर उसमें भर लेते हैं और फिर वो नशा करते हैं। मगर कोई भी व्यक्ति तभी एडिक्ट होता है, डायरेक्ट ड्रगिस्ट नहीं होता है। वो पहले शराब का सेवन करता है, पहले अल्कोहल का सेवन करता है, फिर जाके वो ड्रग्स पर जाता है, क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट चाहिए होता है। मैंने इसे अपने 5 साल के कैरियर में मैंने ये देखा है कि बहुत से जो एडिक्ट होते हैं वो पहले जब उनको छुड़ाने की कोशिश किया जाता है या फैमिली पर जब प्रेशर डाला या फैमिली प्रेशर डालती है तो नशा छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनको लगता है कि मेरी फैमिली जो अल्कोहल मैं पीता हूँ तो उसे मेरी फैमिली को पता चल जा रहा है, तो वो सूखा नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, वो ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं। और ड्रग्स का जब नशा करते हैं तो वो पता नहीं चल पाता लोगों को ये नशा भी किया हुआ है, वो नशे में रहते हैं। वो लक्षण देखकर ही पता कर पाएंगे कि हम नशा कर रहा है कि नहीं नशा कर रहा है। आम आदमी की तरह हमें यही लगेगा कि सिगरेट की तरह हर नशा आसानी से उपलब्ध नहीं है। चरस, गांजा, हेरोइन आदि जितना स्ट्रॉन्ग नशा उतना ही महंगा और उतनी ही मुश्किल उपलब्धता। लेकिन दुखद यह है कि मिलता सब है और हर जगह। नशा का इतना प्रकार आपके आसपास भी बिकेगा, अगर आप उस लाइन में नहीं है तो आपको पता नहीं रहेगा। लेकिन अगर नशेड़ी है तो उसको सारा चीज सिस्टम पता रहेगा, कहाँ कैसे मिल रहा है। बंदी के दिन भी आराम से लोगों को मिल जाता है जो उस चीज में घुस जाते हैं उनको, और नॉर्मल लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आपके आस पास में ऐसे चीज मिलते हैं। कहते हैं मार्केट डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर चलता है, तो आखिर कहाँ और क्यों है यह डिमांड? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चे, जिंदा रहने के लिए नित्य संघर्षों से जूझते जीवन की कठोर और कड़वी सच्चाइयां, बच्चों के लिए उपयुक्त माहौल का अभाव, शिक्षा, खेलकूद और अन्य सामान्य बाल सुलभ मनोरंजन की अनुपलब्धता, अपराधी तत्वों से सबका पड़ते रहने की अत्यधिक संभावना और कुसंगति, वो तमाम ऐसे कारक हैं जो इन्हें अपने आसपास आसानी से उपलब्ध नशों की ओर जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जीवन के कष्टों को भुलाकर झूठे क्षणिक आनंद के आगोश में जाने की इनकी आवश्यकता ही इनके इर्द गिर्द उपलब्ध वस्तुओं में से ही नशे का आविष्कार करा देती है। वाहनों से पेट्रोल सूंघने से शुरू हुई यात्रा, सुलेशन या व्हाइटनर सूंघने, कफ सिरप पीने जैसे शुरुआती नशे की ओर ले जाती है। बड़े शहरों के स्लम्स ड्रग सप्लाई के बड़े केंद्र हैं और यहाँ बच्चे कुरियर का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पहले नशे की आदत लगाई जाती है। कई बार जीवन के संघर्ष में कुछ शुरुआती असफलताओं का सामना किया हुआ युवा ड्रग्स की ओर उस समय भी आकर्षित हो सकता है जब उसके मन में सारी दुनिया के प्रति भयंकर रोष रहता हो और रेबेलियन विदाउट कॉज की भावना जब तक गलत लगे, गलत आदतें तब तक लग चुकी होती हैं। कई बार इजी मनी, शो ऑफ और मौज मस्ती की लाइफस्टाइल भी ड्रग्स के लिए प्रेरित करती है, तो दूसरी तरफ चकाचौंध की जीवन शैली में बहुत ऊपर पहुंचने की दौड़, टूटते परिवार, कार्यक्षेत्र का दबाव आदि अनेकों कारणों से जन्मा तनाव भी शहरी युवा को इस नशे की आगोश में ले जाता है। तो क्या शहरी जीवन के बाहर
यह नशा नहीं पल रहा? ऐसा नहीं है। देश के प्रत्येक भाग में, शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक, आज नशे के चपेट में है। शुरुआत फैशन की भावना से होती है, फिर आदत और अंत में मजबूरी। कहते हैं युवावस्था आपकी जिंदगी का वह दौर होती है जब आपको लगता है कि आप चाहे कुछ भी करें, आप कभी मर ही नहीं सकते। और शायद यही अति आत्मविश्वास कुछ भी और कैसा भी करने को प्रेरित करता है। रेप पार्टियों या प्राइवेट पार्टियों में यह नशा परोसा जाता है। नशा केवल व्यक्ति व परिवार को ही बर्बाद नहीं करता, अपितु देश के लिए भी बड़ी समस्या है। नशे की आदत वाले व्यक्ति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों से तो भागते ही हैं, साथ ही साथ वे अपने परिवार वालों के लिए भी बोझ के समान हो जाते हैं। किशोरों में इस समस्या के शुरू होने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चे आजकल तनाव में ज़्यादा फंसते हैं और तनाव की वजह से, जैसे चाहे उनकी कोई इंटरपर्सनल प्रॉब्लम हो या एग्जामिनेशन का प्रेशर हो, पढ़ाई का प्रेशर हो, करियर का प्रेशर हो, इन सब की वजह से तनाव महसूस करते हैं। और कई बार उनको उनका पीयर ग्रुप ही समझाता है कि आप ये नशा कर लो, इससे तुम्हारा सीएनएस स्टिमुलेट होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, और फिर वो उस नशा को करते हैं। एक बार करते हैं, उनको थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिलता भी है और उनको अच्छा लगता है, फिर वो दोबारा लेते हैं, तिबारा लेते हैं, और इस तरीके से धीमे धीमे ये आदत पड़ जाती है। और कई बार थ्रिल की वजह से भी लेते हैं, हालांकि ज़्यादा तनाव की वजह से लेते हैं, और पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से ये ज़्यादा लेते हैं, इसलिए ये समस्या बढ़ती जा रही है। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि आज हमारे स्कूलों में भी यह प्रवृत्ति तेजी से पैर पसार रही है। समाज में तेजी से फैल रही ड्रग्स की समस्या का निदान सिर्फ कानून और पुलिस के जरिए नहीं हो सकता। जन जागरूकता इस समस्या को बढ़ने से रोकने में सबसे अच्छा माध्यम है, और विशेषकर जागरूकता उस जगह के बारे में होनी चाहिए जो हमारी भावी पीढ़ी के लिए भविष्य निर्माण की जगह होती है, यानी हमारे स्कूल। इस दिशा में शिक्षकों और अभिभावकों का रोल अहम हो जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों के घरों में माता पिता को अपने बच्चों की आदतों में आए परिवर्तन और लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए। Now, next step is how to identify a person who is into addiction. The very first thing is eyes, आंखें। जो नशा करता है वो अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं करता है, एकटक देखता है। उसके बाद चेहरे पर एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है, या तो डल लुक होगा या फिक्स्ड स्माइल होगी जो आंखों तक नहीं पहुंचती है। सारा का सारा जो रूटीन है पर्सनल लाइफ में वो बिगड़ जाता है। इंसान या तो बहुत सो रहा होता है या बिल्कुल नहीं सोता है। खाना खाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता है। खाना इज़ नेवर द प्रायोरिटी। नशे में रहना, उस हाई में रहना, उस जेन मोड में रहना ही प्रायोरिटी होती है। पर्सनल हाइजीन बिल्कुल नहीं रहता है। और यदि हम बेसिकली थोड़े से ऑब्जर्वेंट हो जाएं, थोड़ा सा ध्यान दें कि किसी के, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना। उनसे कुछ पूछो, कोई सवाल करो तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, उन्हें पसंद नहीं आता है इंटरफेरेंस। लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अकेला रहना पसंद करते हैं। सो थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट हो जाए कि हाँ, एक इंसान के अंदर ये सारे बदलाव दिख रहे हैं, तो नशे की आदत को पकड़ पाना इतना मुश्किल नहीं होता है। को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम नशा के ट्रैप में फंसते कैसे हैं। हम स्ट्रेस की वजह से या शौक की वजह से जब कभी नशा करते हैं, हमको अच्छा लगता है, और इसलिए, और शुरू में हमारा लगता है कि हमारा ये तनाव कुछ कम हो रहा है, तो इसकी वजह से हम दोबारा लेते हैं, तिबारा लेते हैं। ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे म्यू रिसेप्टर्स है, कप्पा रिसेप्टर्स है, डेल्टा रिसेप्टर, इस तरीके से कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसपे ये नशे वाली चीज़ें एक्ट करती हैं, और जिसके कारण से एनर्जेटिक इफेक्ट होता है, यूफोरिक इफेक्ट होता है, और अच्छा लगता है। कुछ समय बाद वो खुराक जो हमें उत्तेजना दे रही थी, हमें अच्छा लग रहा था, यूफोरिया हमको हो रहा था, वो डोज कम पड़ने लगती है, उससे टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। तो लिहाजा उसकी डोज बच्चा बढ़ाता है, जो भी नशा कर रहा है उसकी खुराक को उसको ज़्यादा लेना पड़ता है, और इस तरीके से धीमे धीमे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। नशे की लत में फंस चुका व्यक्ति धीरे धीरे नशे पर इस तरह से आधारित हो जाता है कि उसके बिना उसका काम ही नहीं चलता। एकदम छटपटाहट टाइप कि कैसे किसी तरह से मिल जाए, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एकदम कंपन, पूरा शरीर, बॉडी, किसी तरह से हमको बस मिल जाए, वही सब कुछ हमारे लिए। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।
चोरी चाहे कुछ भी, किसी भी तरह से हमको मिल जाना था। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर पहले हम देख लेते थे किसी दुकान पे कि फोर्टविन रखी है, तो हम उसको लेने के लिए क्या क्या नहीं कर तैयार हो जाते थे। जैसे जैसे ड्रग्स की खपत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे समाज में अपराध की दर भी बढ़ रही है। नशा प्रत्येक अपराध को जन्म देता है। ड्रग्स और हिंसक अपराधों, हत्या, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बच्चों से जुड़े अपराधों, चोरी, लूट, डकैती, राहजनी आदि में निकटता से जुड़ा हुआ पाया गया है। एक ओर नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति अपराध में शामिल होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग ड्रग्स की आदत की लत को पूरा करने के लिए अपराध करते हैं, जैसे चोरी और वेश्यावृत्ति आदि। तो आर्थिक से ही रिलेटेड लीगल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे हम स्मैक की यदि बात करें तो स्मैक का एक पब करीब 100 से 150 रुपए के बीच का मिलता है, और जो नशा करते हैं वो 8 से 10 पब एवरेजली लेते हैं पर डे। तो इसलिए एक मरीज को आवश्यकता करीब 800 से 1000-1500 रुपए तक के पर डे के खर्चे की होती है नशे के लिए, अर्थात लगभग 25-30 हजार रुपये महीने का उसका खर्चा होता है, जो जाहिर सी बात है कि वो बगैर चोरी के नहीं कर सकता। इसलिए वो पहले घर के सामान चुराता है, बाहर का सामान चुराता है, और इस परिस्थिति में कभी कभी पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, और लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, कभी कभी जेल भी जाना पड़ जाता है। नशा करने वाले का दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने और हिंसक व्यवहार करने की लगभग 3 गुना अधिक संभावना होती है। एक ड्रग एडिक्ट को उसके शुभचिंतक और उसे सही दिशा निर्देश देने वाले लोग भी अपने दुश्मन लगने लगते हैं। एक ड्रग एडिक्ट स्वयं कभी नशा मुक्ति केंद्र नहीं जाता। इसके लिए आपको ही उनकी मदद को आगे आना होगा और नशे के लक्षणों को पहचानना होगा, जैसे आंखें लाल होना, आंख की पुतली का बड़ा होना, जबान का तुतलाना या जबान फंसना, अचानक ऊर्जावान व अति आत्मविश्वासी होना, पसीना, गुस्सैल स्वभाव, पैरों का लड़खड़ाना, नैतिक अवरोध का क्षय, शरीर के विभिन्न अंगों में परस्पर सामंजस्य का क्षय, शरीर टूटना, भूख की कमी, घबराहट, उबासी, पागलपन या अत्यधिक शक करने की बीमारी, पैसों की मांग बढ़ना, एकांत में रहना, उसके पास नए किस्म की दवाएं, इंजेक्शन मिलना, माँ बाप से दूरी बनाना, कभी अत्यधिक प्रसन्नता दिखाना या नींद ज्यादा आना। ऐसे लोगों की समय रहते पहचान जरूरी है, और जरूरी है उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों में डालना। नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र में उपचार के लिए हर उम्र का व्यक्ति आता है। यहाँ नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र के प्रबंधन की प्राथमिकता यह होती है कि मरीज की मादक पदार्थ पर निर्भरता खत्म की जाए और उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ किया जाए। उसके बाद उपचार की पूरी प्रक्रिया उसकी नशे के प्रति मानसिकता बदलने पर केंद्रित होती है। ये जरूरी नहीं कि नशे से पूर्ण रूप से छुटकारा किसी एक उम्र या एक वर्ग के लोगों का संभव हो, क्योंकि सारा सवाल इच्छा शक्ति का है। नशा मुक्ति केंद्र के उपचार का जोर इस इच्छा शक्ति को बढ़ाने पर होता है। इस प्रक्रिया में मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों का रोल अहम होता है। देखिए, ज्यादातर रोल तो काउंसलिंग का है। मुझे लगता है कि 80% के करीब काउंसलिंग का ही रोल है, क्योंकि मेडिसिन का रोल तो लिमिटेड है, केवल विड्रॉल सिम्टम्स को कम करने के लिए और थोड़ी बहुत क्रेविंग को कम करने के लिए। नशा मुक्ति केंद्रों से ठीक होकर निकले मरीजों के वापस फिर से ड्रग्स का शिकार होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, अतः इस बारे में भी ध्यान रखना होता है। एक बार यहाँ से गया भी, फिर हमें संगत कुछ हमारे मन में कंट्रोल ना होना, नशे की तरफ भगा। फिर मैं आया, बुलाए सर हमको, हम आए यहाँ, बहुत समझाए। आज 3-3.5 साल हो गया नशा छोड़े हुए। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आज हमारी परिवार और समाज में बहुत इज्जत है। जो लोग हमसे भागते थे, आज वहीं हमको बड़े प्यार से बैठाते हैं, आओ बाबू। सबसे बड़ा धन हमको यही मिला है। जो लोग नशा करते हैं वो अक्सर बहुत ही प्रोन लोग होते हैं, और किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो नशे की तरफ भागते हैं। तो यदि वो पहले छोड़ भी चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेटेड नहीं, कोई टेंशन आती है तो वो उसकी तरफ से भाग सकते हैं। इसलिए उनको काउंसलर के या अपने थेरेपिस्ट के, साइकियाट्रिस्ट के टच में रहना चाहिए, और अपनी समस्याओं जो भी है उसको डिस्कस अगर करते रहते हैं
तो वो एक बार छोड़ देने के बाद भी छोड़े रह सकते। नशे की चपेट में ज्यादातर व्यक्ति युवावस्था में आता है, इसलिए नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र की सहायता अगर किसी भी नशे की प्रारंभिक अवस्था में ली जाए तो ये सर्वोत्तम रहता है, क्योंकि सबसे पहले शरीर इससे होने वाले हानिकारक प्रभावों से बच जाता है और उस पर खर्च होने वाले समय और पैसे दोनों की बचत होती है। दूसरा यह कि युवा अवस्था में नशे के प्रति दृष्टिकोण बदलने की संभावना ज्यादा होती है। हम तो यही कहेंगे, नशा बहुत बुरी चीज़ है। अगर इससे आप उभर गए तो फिर उसकी तरफ मत जाइए, तो अपने तो जाएंगे ही, साथ साथ परिवार भी आपकी एक बदनामी झेल के जिएगी। तमाम कार्यों के साथ साथ सुरक्षा सेतु सोसाइटी नारकोटिक्स के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती है। कई सारे प्रचार प्रसार का कार्यक्रम नारकोटिक्स के दुष्प्रयोग के खिलाफ सुरक्षा सेतु सोसाइटी करती रहती है। साथ ही साथ कई सारे जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनको भी सपोर्ट करती है। सोशल मीडिया पर कैंपेन भी सुरक्षा सेतु सोसाइटी की तरफ से किया जाता है। साथ ही साथ पुलिस के जो दूसरी जो विभाग हैं जो नारकोटिक्स के खिलाफ काम करते हैं, जैसे कि सीआईडी क्राइम, एंटी ट्रेड स्क्वाड, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, थानों, उन सबको भी सुरक्षा सेतु सोसाइटी की तरफ से नारकोटिक्स के खिलाफ प्रचार प्रसार करने के लिए मदद दी जाती है। तो ये सब सारी बातें ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये जो मुहिम सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से चलाई जा रही है, आप सब लोग इसमें शामिल हो। सामाजिक जागरूकता बहुत ही आवश्यक है और हमें पूरा यकीन है कि इस प्रयास में हम लोग बहुत ही सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। प्रकृति जीवन है और यह बेहद खूबसूरत है। हर एक नए जन्म के साथ एक जीवन चक्र की शुरुआत होती है। आशा, उम्मीद, कर्तव्य, जिम्मेदारियों, संस्कार, शिक्षा का दिलचस्प चक्र, और फिर उन्हें संभालना जिनसे यह जीवन प्राप्त हुआ है। जी हाँ, बेहद खूबसूरत है यह जीवन, यह प्रकृति। इस संसार में हमारे अपने और जीवन के हर कदम पर बनते नए रिश्ते और अंततः प्रकृति के ऋण को चुकाने का समय, यानी अपने जैसे एक और जीवन को जन्म देना। जीवन चक्र। कहाँ है इस खूबसूरत जीवन में मौत के नशे के लिए स्थान? आप तभी छोड़ पाएंगे जब पहले बार में ही आपने नहीं बोल दिया। अगर आपने अपने मन में किसी भी प्रकार की दुविधा रखी, नहीं बोलने में थोड़ा सा भी विलंब किया, संकोच किया, तो आप नशा कभी नहीं छोड़ पाएंगे। नशा छोड़ना है तो आप मजबूत इरादा होना चाहिए, बिल्कुल ही दृढ़ संकल्प कि नहीं तो नहीं, नो मीन्स नो।